आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है जो 1998 में जमशेदपुर में घटी थी। तो ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर निशांत ने, और ये एक ऐसे वाक़ये के बारे में है जिसने उनके पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। जरा सोचिए, एक मोहल्ला जो दिन में बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजता हो, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उस पर एक अजीब, एक खौफनाक खामोशी की चादर सी पड़ जाती थी। और ये उस भयानक दौर की सिर्फ एक आहट थी। तो ये कहानी हमें ले चलती है 1998 के जमशेदपुर में। उस वक्त ये बिहार का एक बड़ा औद्योगिक शहर हुआ करता था, और यहीं शहर की मेन रौनक से काफी दूर एक अविकसित इलाके छोटा गोविंदपुर में निशांत का पढ़ा लिखा बंगाली परिवार रहता था। देखिए, उस जमाने में होता यह था कि जमशेदपुर के जितने भी अच्छे प्राइम इलाके थे वो सब टाटा कंपनी ने लीज पर लिए हुए थे। तो अब जो बाहर से लोग आते थे उनके पास छोटा गोविंदपुर जैसे बाहरी इलाकों में बसने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये ऐसे इलाके थे जहां बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी थी, और इसी वजह से यहाँ एक बिल्कुल अलग थलग समाज पनप रहा था। अब आप माहौल समझिए। दिन में बिजली आती थी तो बस 5-6 घंटे के लिए। सड़कें कच्ची, ऊबड़ खाबड़, और करीब 40% जमीन तो बस खाली पड़ी थी, जो रात होते ही और भी ज्यादा डरावनी लगती थी। उस दौर में बिहार और झारखंड के ऐसे इलाकों में अनदेखी ताकतों और काले जादू पर विश्वास करना बहुत आम था। और बस यही माहौल, यही अंधविश्वास आने वाली भयानक घटनाओं की जमीन तैयार कर रहा था। तो इसी माहौल में डर का पहला बीज बोया गया एक अफवाह के जरिए। निशांत के घर के पास एक शान पंजाबी परिवार रहता था, जिनके बारे में लोग कानाफूसी करने लगे कि उस घर की जो औरत है वो काला जादू करती है। और ये अफवाहें तब और भी पक्की हो गईं जब अचानक उसके पति की मौत हो गई और उसकी बेटी की दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी। और फिर जो डर अब तक सिर्फ कानाफूसी और अफवाहों में था वो हकीकत बनकर सामने आने लगा। उस मोहल्ले में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे इलाके को एक गहरे खौफ में जकड़ लिया। हुआ ये कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर, सिर्फ 2 हफ्ते, मोहल्ले के 3 जवान लड़कों की मौत हो गई, वो भी बड़े अजीब हालात में। एक ट्रेन से कट गया, दूसरे ने फांसी लगा ली, और तीसरा एक बांध में डूब गया। इन मौतों ने लोगों के दिलों में एक अनजाना डर भर दिया था। और इसी मनहूसियत के बीच निशांत की बड़ी बहन के बर्ताव में कुछ बहुत अजीब और डरावने बदलाव आने लगे। वो एकदम गुमसुम रहने लगी, खाना पीना तक छोड़ दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। परिवार परेशान उसे लेकर बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या है। और फिर एक रात परिवार का सामना उस खौफनाक सच से हुआ जिससे वो अब तक अनजान थे। उन्होंने उसे एक भारी मर्दों वाली आवाज में नमाज पढ़ते हुए सुना। जब उसके पिता ने उसे टोका तो वो पलटी, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, और वो ऐसी अरबी जुबान में गालियां दे रही थीं जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बाहरी, किसी अनचाहे साए का असर है। परिवार ने मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर कोशिश उन्हें और भी गहरी निराशा में धकेल रही थी। तो सबसे पहले राजू नाम के एक लोकल प्लास्टर वाले को बुलाया गया, जो थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र भी जानता था। लेकिन पहली ही रात उस साये की ताकत के आगे वो बेचारा टिक नहीं सका। कहते हैं उस चीज ने राजू को उसकी चारपाई समेत छत पर उठाकर फेंक दिया। वो इतना ज्यादा डर गया कि उसी रात वहां से भाग खड़ा हुआ, और जाते जाते बोला, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके बाद तो घर के अंदर खौफ का मंजर जैसे रोज की बात हो गई। कभी रसोई से बना बनाया खाना गायब हो जाता, तो कभी खिड़कियों पर सिंदूर और लौंग के पैकेट रखे मिलते। हर सुबह छत पर जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी मिलती, और जब भी परिवार कोई पूजा पाठ करने की कोशिश करता, वो साया बहन को इस कदर तड़पाता कि उन्हें सब कुछ रोकना पड़ता। इसके बाद ताजी बाबा नाम के एक मौलवी से मदद ली गई। उसके आने से कुछ वक्त के लिए लगा कि सब ठीक हो गया है, शांति हो गई। लेकिन वो राहत एक बहुत बड़ा धोखा थी। असल में वो एक फरेबी था जिसने परिवार से और पैसे ऐंठने के लिए घर में अपना ही एक दूसरा कमजोर साया छोड़ दिया था, ताकि परिवार बार बार मदद के लिए उसी के पास आने को मजबूर हो जाए। एक साल की इस असहनीय पीड़ा को झेलने के बाद परिवार को किसी ने एक सिद्ध पुरुष के बारे में बताया। सिद्ध पुरुष यानी वो लोग जो सालों की साधना से आध्यात्मिक शक्तियां हासिल कर लेते हैं। यही उनकी बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। 1 साल से भी ज्यादा का ये भयानक सफर परिवार को पूरी तरह से तोड़ चुका था।
तो क्या ये अनुष्ठान उनकी आखिरी उम्मीद साबित होगा, या ये भी निराशा का एक और अध्याय बनकर रह जाएगा? उस सिद्ध पुरुष ने अनुष्ठान के लिए कुछ बहुत ही अजीब और मुश्किल से मिलने वाली चीजों की मांग की, जैसे कि असली कस्तूरी और कछुए की पीठ का खोल। इन चीजों को जुगाड़ करने के बाद उन्होंने उन आत्माओं को काबू करके एक मटके में बंद करने के लिए एक बहुत ही जटिल अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान का अंत बहुत ही नाटकीय था। जब सिद्ध पुरुष उन आत्माओं से भरे मटके को पास की नहर में फेंकने जा रहे थे तो उन पर जबरदस्त आध्यात्मिक हमले हुए। वो बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने मंत्रों के बल पर खुद को संभाला और आखिरकार उस मटके को बहते हुए पानी में फेंक ही दिया। उस रात के बाद साये का असर तो जैसे खत्म हो गया, लेकिन उस खौफ की गूंज परिवार की जिंदगी में हमेशा के लिए रह गई। तो चलिए देखते हैं कि 26 साल बाद उन घटनाओं का क्या असर बाकी था। तो निशांत की बहन तो ठीक हो गई, पर उस सदमे से उभरने और पहले की तरह सेहतमंद होने में उन्हें करीब 10 महीने लग गए। जाहिर है वो परिवार उन दर्दनाक यादों के साथ उस घर में और नहीं रह सका। साल 2001 में वे लोग कंपनी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए और बाद में उस घर को बेच दिया। उस खौफनाक दौर के पूरे 26 साल बाद निशांत पहली बार अपने पुराने मोहल्ले छोटा गोविंदपुर वापस गया, लेकिन वो अपने पुराने घर के सामने रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने बताया, मैंने बस बाइक पर बैठे बैठे अपने घर पर एक नज़र डाली और हिम्मत नहीं हुई कि उसे पूरी तरह से देख सकूं। सोचिए, 26 साल बाद भी वो जख्म इतने गहरे थे कि वो उस घर का सामना तक नहीं कर सका।